जिस तरीके से हमारी बॉडी पार्ट में सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा सिर, उसी तरीके से वास्तु में जो नॉर्थ ईस्ट है वो वास्तु पुरुष का सिर माना गया है। आपने सुना होगा ना जी, वास्तु पूजन है हमारे यहाँ पे। आपका किचन कहीं भी हो, नॉर्थ ईस्ट कहीं भी हो, कुछ भी कहीं भी हो, लेकिन वो सोचते हैं कि जी मैंने वास्तु पूजन कर लिया है, अब बढ़िया है, अब सब सेट हो गया है। कि आप जब ग्रह का निर्माण करें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि नॉर्थ ईस्ट कैसा होना चाहिए, साउथ ईस्ट कैसा होना चाहिए। सारी जो आपकी दिशाएं हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये प्रॉपर है कि नहीं, इस बात का हमें ध्यान रखना था। तो दिस इज द वास्तु पुरुष। घर में मंदिर रखना कितना शुभ है? घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। यस, घर में पूजा स्थल होना चाहिए, मंदिर नहीं। लेकिन जिस घर को आपने खाली और बंद करके छोड़ दिया है वो भी इफेक्ट करेगा। वो इफेक्ट करेगा। जो वास्तु कंसल्टेंट बोलते हैं कि जी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से कैंसर होता है, कैंसर होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी कैंसर होता है, कैंसर होता है। इनमें से किसी ने ये नहीं बताया कि क्यों होगा। आज मैं दोनों एस्पेक्ट से आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। आज के इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं वास्तु के बारे में। वास्तु कैसे काम करता है और एक आम आदमी की लाइफ से वास्तु कैसे रिलेट करता है। आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि आप ये रेमेडीज कर लीजिए तो आपका जो वास्तु दोष है वो खत्म हो जाएगा, या फिर अपने घर का जो भी चीज़ें हैं वो शिफ्ट कर लीजिए तो वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। बट इनके पीछे का रीज़न नहीं आप जान पाते और ना ही जो आप वीडियो देखते हैं ना उनमें आपको मिलता है। हमारे साथ आज हमारे जो गेस्ट हैं उनको 16 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। उन्होंने वास्तु में PhD की है, वो डॉक्टरेट है। इनका नाम है वास्तु शास्त्री सपना ब्रजेश जी। तो सपना ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इनके साथ हम डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें जो टॉयलेट जो नॉर्थ ईस्ट में बनाते हैं उससे डिसीज अगर होती हैं तो कैसे रिलेट करती हैं, पूरा कारण, पूरी फिलॉसफी, पूरे वास्तुशास्त्र की फिलॉसफी जानेंगे। तो ये पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि वास्तु एक्चुअल में है क्या और आपकी जर्नी इसमें स्टार्ट कैसे हुई? मतलब पिछला आपने जो वर्किंग आप जो बता रहे हैं, पिछले 15 सालों का एक्सपीरियंस, इसमें आपकी कैसी जर्नी रही है? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सो लव, मेरी जो जर्नी है, वैसे तो मुझे इस जर्नी में आना नहीं था और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वास्तु ने मुझे चूज किया है, मैंने वास्तु को सिलेक्ट नहीं किया है। ठीक है, छोटी एज में ही मेरा जो रुझान था वो ऑकल्ट की तरफ बढ़ना शुरू हो गया था। तो सबसे पहले तो आप खेल खेल में वो सारी चीजें सीखना शुरू करते हैं, समझते हैं, क्योंकि आपका झुकाव उस चीज की तरफ होता है। फिर एक पर्टिकुलर टाइम में आने के बाद आई रियलाइज कि इसको, बहुत सारे लोग मुझे कहते थे कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट, ये जो आपका फील्ड है प्रोफेशनली आप क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं। तो फिर जब आपको प्रोफेशनली स्टार्ट करना रहता है तो आप फिर उसके हिसाब से फिर तैयारियां करते हैं। सो राइट नाउ आपको लव मैं बताऊं कि आई एम वास्तु आचार्य, वास्तु व्यचस्पति एंड PhD इन वास्तु। माई स्पेशलाइजेशन इज रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड फैक्ट्री वास्तु, एंड साथ ही साथ KP एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब एंड मुहूर्त शास्त्र। तो इन सारी की एक्सपर्टीज है। आप मैम बताते हैं कि लोग मार्केट में हैं वो ओनली वास्तु करते हैं, आप वास्तु के साथ साथ गृह के जो इंटीरियर है वो भी आप खुद प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक बार ऑडियंस जानना चाहती है कि मान लीजिए किसी को आर्किटेक्ट सर्विसेज अलग लेनी पड़ेंगी या फिर वास्तु की अलग लेनी पड़ेगी, आप वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। जब भी हम वास्तु कंसल्टेंट को देखते हैं तो वास्तु कंसल्टेंट क्या करते हैं कि उनकी डिपेंडेंसी होती है ड्राफ्टमैन के ऊपर। ठीक है, कि उन्होंने आजकल जो मार्केट में बहुत प्रचलित वास्तु है कि उन्होंने ग्रिड लगा दी है और ग्रिड वो ड्राफ्टमैन से ग्रिड लगवा लेते हैं और उस ग्रिड की डिपेंडेंसी के जहां पर जो डायरेक्शन होता है और वो वास्तु कंसल्टेंट जाते हैं और उस ग्रिड के आधार पर पूरा वास्तु करके आ जाते हैं। राइट, मेरा USP आप कह सकते हैं कि ये है कि आई हैव लर्न दैट AutoCAD सो दैट कि मैं समझ पाऊं कि एक्चुअल ग्रिड कैसी लगी हुई है, सही लगी हुई है। आप मान के चलिएगा कि जिस एक्सरे के ऊपर आप दवाइयां ले रहे हैं वो एक्सरे सही है कि नहीं है, आपको ये पता चलना चाहिए। तो उस ग्रिड की एक्सपर्टीज है। आई डू डिज़ाइन ऑल्सो, मैं घरों की डिज़ाइन भी करती हूँ और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मैं कह सकती हूँ कि 99% वास्तु कंप्लाइंट डिज़ाइन का घर तैयार हो सकता है। मैम, वास्तु में नॉर्थ ईस्ट की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है? जिस तरीके से हमारी बॉडी पार्ट में सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा सिर,
यदि सिर में थोड़ी सी भी खराबी आ जाए, आप ये मान के चलिएगा कि भगवान ने भी उसको कितना प्रोटेक्टेड करके रखा हुआ है। स्कल के अंदर ब्रेन होता है, राइट। सो जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं वो डबल प्रोटेक्शन के साथ भगवान ने हमारे को भेजा हुआ है, चाहे वो हार्ट हो चाहे स्कल हो, ठीक है। तो सिर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसी तरीके से वास्तु में जो नॉर्थ ईस्ट है वो वास्तु पुरुष का सिर माना गया है, ठीक है। अब सिर में थोड़ा सा भी कुछ होता है तो आप देखिए, आपकी बॉडी में और कहीं भी कुछ भी दर्द हो रहा हो, आपका स्टमक एक हो रहा हो, आपके हाथ में दर्द हो, आपके पैर में दर्द हो, आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब बाकी चीज़ों को आप एंजॉय कर सकते हैं। पैर में दर्द है, आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, आप टीवी देख सकते हैं, बाकी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन यदि ब्रेन में थोड़ी सी भी दिक्कत हो आपका पूरा सिस्टम, क्योंकि ब्रेन से कनेक्टेड होता है, जब सिस्टम पूरा ब्रेन से कनेक्टेड होता है तो ब्रेन में थोड़ी सी भी इम्प्योरिटीज यदि आ जाती है, आपका पूरा सिस्टम, भले ही वो ऑर्गन कितने भी अच्छे क्यों ना हो, पूरा सिस्टम काम का नहीं रहता है। छोटी सी चीज में यदि आपको पैरालिटिक अटैक आ गया या किसी को कुछ आ गया ब्रेन में, तो आप उसके बाद उसकी पूरी बॉडी, आप सोचिएगा कि वो कोमा में चले जाते हैं, उनकी काम की नहीं रहती है बॉडी, राइट। तो सिमिलर वे में वास्तु पुरुष का सिर माना गया है नॉर्थ ईस्ट एरिया को, इसलिए इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मैम, अभी आपने जैसे कि बोला कि वास्तु पुरुष का सिर माना गया है, तो वास्तु पुरुष क्या है, इनका ओरिजिन कैसे हुआ, और ये वास्तु पुरुष और आजकल जो वास्तु चल रहा है उसका थोड़ा कॉम्बिनेशन बताइएगा। ठीक है। सो स्टार्टिंग ही वास्तु की एक्चुअली देखा जाए तो जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, वो वास्तु पुरुष की है, और सबसे पहला इसका उल्लेख किया गया है मत्स्य पुराण में, ठीक है। वास्तु पुरुष का मत्स्य पुराण में उल्लेख किया गया। तो अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और उस इंटरेस्टिंग स्टोरी को आपने समझ लिया तो समझिए कि आपने आधा वास्तु समझ लिया इसमें से, ठीक है। एक अंधिकासुर नाम का एक दानव था, ठीक है, और कहा जाता है क्या, मतलब ये शिव का ही अंश था। वामन पुराण में अंधिकासुर का जन्म कैसे हुआ इसकी स्टोरी है, ठीक है। तो अंधिकासुर का जन्म हुआ, अब किसी रीजन से अंधिकासुर और शिव के बीच में युद्ध हुआ। जब इनका युद्ध चल रहा था, क्योंकि जो मल्ल युद्ध हो रहा था, एक्चुअल में ये मल्ल युद्ध हो रहा था, जब इनका युद्ध चल रहा था तो बहुत टायर्ड हो गए, क्योंकि इक्वल पावर था। अंधिकासुर क्योंकि शिव का ही अंश था, वो काफी कुछ वैसा दिखता भी था, इक्वल पावर था, तो टायर्डनेस के कारण जो इनके शरीर से जो पसीने की बूंदें गिरी, तो शिव की भी और अंधिकासुर की भी, तो ये सम्मिलित होके इसने दानव का आकार ले लिया। बहुत बड़ा विशालकाय एक आकार रूप प्रकट हो गया। अब वो जब प्रकट हुआ तो थोड़ा सा युद्ध रुक गया, क्योंकि हो क्या रहा था कि उसका जो रूप रंग ऐसा था, तो वो दोनों साइड के लोग, देव और दानव, इनके बीच में भी आपस में युद्ध चल रहा था, राइट। तो देव और दानव दोनों रुक गए। उन्होंने देखा कि ये है कौन और किसकी साइड से, क्योंकि वो कंफ्यूज हो गए। दानवों ने सोचा कि ये शायद देवताओं की तरफ से है, देवता ने सोचा कि ये शायद दानवों की तरफ से है, ठीक है। अब इसका निर्णय कौन करेगा, तो वहां पर ले गए ब्रह्मा जी के पास उसके लिए, ठीक है। उसके लिए ब्रह्मा जी के पास ले गए, क्योंकि इतना विशालकाय था तो ये लोग सब डर गए, एक्चुअली भयभीत हो गए। तो जब उसके पास ले गए तो ब्रह्मा जी ने बताया कि ये इस तरीके से इसका जन्म हुआ है, और उन्होंने अपना मानस पुत्र उसको बनाया और बोला कि आज से इसका नाम वास्तु पुरुष होगा, ठीक है। और क्योंकि वो सब डर गए थे तो उन्होंने कहा एक काम करो, देवता दानव जो जहां पर जिसको पकड़ सके, इसको पकड़ के भूमि पर औंधे मुंह इसको पटक दो, ठीक है। तो औंधे मुंह उल्टा करके उसको पटक दिया गया भूमि पर। जब उल्टा करके पटक दिया गया तो अब यहाँ पर ये था कि उसने पूछा ब्रह्मा जी से कि भाई मेरी क्या फॉल्ट है, मुझे ये क्यों सजा मिली हुई है, ठीक है। और उसने कहा मैं भूखा हूँ, ही वॉज हंग्री, क्योंकि वो खाना शुरू कर दिया था, दोनों तरफ से खाना शुरू कर दिया था। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तब उन्होंने उसको अपने मानस पुत्र की संज्ञा दी, और उन्होंने बताया कि आज से भूमि के ऊपर तुम्हारा वास होगा, ठीक है। जिसने जहां जैसा पकड़ा हुआ था उनको वहीं पर स्थान दे दिया गया, ठीक है। चाहे वो देव हो चाहे दानव हो, उन सबको उस जगह पर स्थान दे दिया गया। और ब्रह्मा जी ने कहा कि आज के बाद कुछ भी निर्माण कार्य होगा तो जो इंसान उस निर्माण कार्य में वास्तु पुरुष मीन्स तुम्हारा ध्यान नहीं रखेगा, उसके भक्षण का अधिकार तुम्हारा होगा।
अच्छा, ठीक है, उसके भक्षण का अधिकार। अब उनका ध्यान रखने का तात्पर्य क्या था यहाँ पर कि आप यदि निर्माण कर रहे हैं तो आप किचन कहाँ बना रहे हैं, आप पूजा घर कहाँ बना रहे हैं, इसका ध्यान रखना। अब लोगों ने ध्यान का यहाँ पर अर्थ ये लगाया कि पूजा पाठ करना। आपने सुना होगा ना जी, वास्तु पूजन है हमारे यहाँ पे, आपका किचन कहीं भी हो, नॉर्थ ईस्ट कहीं भी हो, कुछ भी कहीं भी हो, लेकिन वो सोचते हैं कि जी मैंने वास्तु पूजन कर लिया है, अब बढ़िया है, अब सब सेट हो गया है। बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ध्यान का मतलब, जब हमारे पास कोई बच्चा छोड़ के जाता है और कहता है कि ध्यान रखना इसका, उसका क्या अर्थ होता है? ध्यान रखने का मतलब कि बच्चा यहाँ वहां ना चला जाए। ध्यान का मतलब उसकी पूजा करने का तो नहीं होता है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कि भाई इसका ध्यान रखना, टेक केयर करना इसको, कि ये कहीं यहाँ वहां ना चला जाए या कुछ। तो वैसे ही ध्यान रखने का यहाँ तात्पर्य ये था कि आप जब ग्रह का निर्माण करें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि नॉर्थ ईस्ट कैसा होना चाहिए, साउथ ईस्ट कैसा होना चाहिए। सारी जो आपकी दिशाएं हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये प्रॉपर है कि नहीं, इस बात का हमें ध्यान रखना था। तो दिस इज द वास्तु पुरुष। और वास्तु पुरुष में सारी चीजें हैं, मीन्स आप 45 देव एनर्जी फील्ड है, और सारे देवताओं को स्थान देने के बाद ब्रह्मा स्वयं सेंटर में बैठ गए। मैम, मेरा अगला क्वेश्चन है, घर में मंदिर रखना कितना शुभ है? अगर घर में मंदिर रखते हैं तो उसकी दिशा क्या होती है और स्थापना के क्या तरीका है? पहले तो लव, घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। यस, घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। और मैं इसको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रही हूँ। अब मैं रीजन बताती हूँ कि क्यों नहीं होना चाहिए। मंदिर और पूजा स्थल दो चीजें अलग अलग हैं। घर में पूजा स्थल होना चाहिए, मंदिर नहीं। मंदिर, जब हम किसी मंदिर में जाते हैं उसको पूजा स्थल नहीं बोल सकते हैं। दैट इज अ मंदिर, प्रॉपर उसका एक स्ट्रक्चर होता है। और वहां पर जो मूर्तियां होती है, प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं। हाँ, बिल्कुल है, ठीक है। वहां जो मूर्तियां होंगी उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, बाकायदा पंडित उसको प्राण प्रतिष्ठित करेंगे, फिर उनकी स्थापना एक पर्टिकुलर टाइम पर होगी। घर में ऐसा नहीं होता है। अब घर में जो स्थान होता है वो उसको पूजा स्थल आप बोलिएगा तब समझ आता है। कई लोगों ने प्रॉपर एक छोटा सा मंदिर बना देते हैं, आपने देखा होगा, मार्बल का मंदिर बना देते हैं या वुडन का मंदिर बना देते हैं, उसको मंदिर का स्ट्रक्चर आप दे देते हैं। ये सारी चीजें गलत है। घर में मंदिर होना ही नहीं चाहिए। एक पूजा का स्थल होना चाहिए जो कि नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। पूजा का स्थल 2 जगह 3 जगह हो सकता है। आप यदि पंजाबी हैं या आप किसी गुरु के ऊपर बिलीव करते हैं तो आप वेस्ट में भी पूजा का स्थल, पश्चिम में भी पूजा का स्थल बना सकते हैं। आपके पास नॉर्थ ईस्ट में अवेलेबिलिटी नहीं है पूजा स्थल बनाने की, तो आप पश्चिम में भगवान को रख सकते हैं। और जो देवी या कुछ इस तरीके की प्रतिमाएं होती हैं, इनको आप साउथ ईस्ट में भी स्थान दे सकते हैं। ठीक है, उसका कोई दोष नहीं है। मेरे पास अभी यूएस से एक क्लाइंट का कॉल आया था, और जब मैंने उनका सारा कुछ वास्तु किया तो मैंने देखा कि 10 साल से उनका जो पूजा स्थल था वो साउथ ईस्ट में था। एग्जैक्ट साउथ ईस्ट में उनका पूजा स्थल आ रहा है। ठीक है, कोई और होता तो शायद वो उसको चेंज करवा देता कि जी नॉर्थ ईस्ट में लेके जाओ, ये कर लो, वो कर लो। मैंने उनका पिक्चर मांगा, मैंने कहा कि कौन कौन से देवी देवता आपके यहाँ बैठे हुए हैं। जब उनके यहाँ मैंने देवी देवता देखे तो मोस्टली वो देवी जी की भक्त थी, और देवी के लिए साउथ ईस्ट बहुत अच्छा स्थान है। तो मैंने फिर उनको मना किया कि आप शिफ्ट मत करिएगा, कोई इशू नहीं है, आप आराम से जैसे हैं वैसा ही कंटिन्यूटी में आप करते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया मंदिर और पूजा स्थल, इन दोनों में डिफरेंस समझना जरूरी है। और बहुत सारे लोग गलतियां क्या करते हैं लव, कि नॉर्थ ईस्ट, बेसिकली वास्तु ये कहता है नॉर्थ ईस्ट हमेशा नीचा होना चाहिए, उसका लेबल नीचे होना चाहिए। हम क्या करते हैं, मंदिर बनाने के लिए या तो प्लेटफॉर्म जैसा कुछ बना देते हैं, प्लेटफॉर्म जैसा सॉलिड बना देते हैं। आप कई जगह आप देखेंगे कि जैसे स्लैब बनता है वैसा स्लैब बना देते हैं वो, ठीक है, और स्लैब के ऊपर रख देते हैं। दिस इज द वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। या सॉलिड वो फिक्स करके मंदिर को लगा देते हैं। तो ये सारी चीजें गलत हैं, इन गलत चीजों की प्रैक्टिस चल रही है। फिर लोग कहते हैं कि जी मैंने तो नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखा हुआ है लेकिन मेरे ऊपर दुष्प्रभाव आ रहे हैं, वास्तु कोई काम नहीं करता है। यदि आप रॉन्ग प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉपर वास्तु को फॉलो नहीं करेंगे तो रिजल्ट इसी तरीके से मिलेंगे। अभी आपने जैसे बताया कि घर में मंदिर नहीं होना चाहिए लेकिन पूजा स्थल होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है
कि घर के कुछ देवता होते हैं, घर के देवता आप समझते होंगे, और पितृदेव वगैरह, यस, हाँ, पितृदेव, का उनका भी कुछ स्थान होता है? हाँ, देखिए 2 तरीके के पितृदेव होते हैं। एक तो वो जिनको आप पितृदेव बोल रहे हैं, और एक कुछ लोग जो आपके पूर्वज हैं उनको भी पितृदेव बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। तो पूर्वजों के लिए स्थान अलग होता है, दैट इज अ साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में एक पितृ का पद होता है, स्पेशली डेडिकेटेडली उनके लिए वो पद दिया गया है। उस पितृ के पद पे आपके जो भी पूर्वज हैं या जो दिवंगत आत्माएं हैं उनकी पिक्चर्स आप वहां पर लगा सकते हैं। वो साउथ वेस्ट में आता है। अब आप क्या है कि पितर का स्थान, तो वैसे हर किसी को अपने घर में वो पितृदेव को लेके नहीं आना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी बात मैं बोल रही हूँ। अच्छा। हाँ, क्या होता है पुराने टाइम का यदि आप देखेंगे तो जो विलेज वगैरह होते हैं, ठीक है, आपके जो पितृदेव हैं, यदि लो मैं आपसे बात करूं तो आपके जो ग्रैंड पेरेंट होंगे या जिस जगह पर होंगे वहां पर जो सबसे बड़ा बेटा होगा उसके यहाँ पर पितृदेव होते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब क्या हो गया है कि लोगों को लगता है कि जी मेरे बच्चों के बच्चे नहीं जा पाते हैं, और मैरिज के टाइम पर उन पितृदेवों की पूजा करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, अपनी कन्वीनियंट के लिए वहां की कुछ मिट्टी उठा के ले आते हैं या कुछ ऐसी चीज लेके आ जाते हैं, या जिसके घर में जो भी ट्रेडिशन होता है उसको लाके वो अपने यहाँ स्थापित कर लेते हैं। ठीक है। गाँव में बहुत बड़े बड़े घर होते हैं और जो पितृदेव के लिए एक अलग से डेडिकेटली प्लेस दिया जाता है। ठीक है। और वहां पर बहुत सात्विक तरीके से उनकी पूजा की जाती है और प्रॉपर वे में उसका ध्यान रखा जाता है। अब हमारे यहाँ महानगरों में बहुत छोटे छोटे से फ्लैट्स होते हैं। ठीक है। आप घूमने भी जाते हैं 5-5, 10-10 दिन के लिए। अब ऐसे में यदि आप रेगुलर पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो आप वो पितरों को लाकर बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं और बहुत अपने ऊपर दोष ले रहे हैं। बहुत सारे हमारे हिंदू धर्म में लव जो परेशानियां हो रही हैं 80-90% पितृदोष के कारण हो रही हैं, क्योंकि वो गलत तरीके से पूजा कर रहे हैं। आपके घर में पूजा वाला स्थल हो या ना हो कोई इशू नहीं है, लेकिन गलत जगह पर गलत तरीके से पूजा मत करिएगा। आप कभी कुछ भी मत करिएगा पूजा, आप कुछ भी मत करिएगा पूजा, चलेगा। लेकिन जब आप गलत तरीके से कर रहे होते हैं, आप बहुत सारे लोगों से देखेंगे बहुत पूजा पाठ करते हैं, कोई उनको इफेक्ट नहीं आ रहा होता है, उनका फिर पूजा के ऊपर से विश्वास हट जा रहा होता है। हाँ, अक्सर होता है ऐसा। हाँ, कि उनका पूजा के ऊपर से विश्वास हट जाता है। क्यों? रीजन यही है कि हम गलत तरीके से, और सबसे पहले अपने पितरों को मनाइए। जैसे आपने बताया कि घर में पूजा का स्थान होता है, वहाँ पर हम मूर्तियों की स्थापना करते हैं। तो मूर्तियों की स्थापना करने के लिए उसका क्या प्रोसीजर है? उसमें 2-3 डाउट है मेरे। जैसे कि अगर मूर्ति हम रखते हैं तो उनका साइज क्या होना चाहिए? क्योंकि अक्सर मैंने सुना है वीडियोस में बहुत लोगों को बताते हुए, अगर मान लो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो घर में पूजा स्थल है वहाँ पर हम मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं या नहीं? ये माना जाता है कि घर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां मत रखिए। उसका रीज़न मैंने अभी पहले आपको बताया कि हम कई तरीके के दोष होते हैं घरों में, लेडीज़ का अपना कई तरीके की चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक है। तो घर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां मत रखिएगा, और वैसे तो मैं मना करती हूँ मूर्तियां ही रखने से। ठीक है। क्योंकि एग्जैक्ट जिस जगह पर आपको मूर्ति रखनी चाहिए वहां पर आप रख नहीं पाते हैं। तो मूर्तियां जो कि 3D फॉर्म में होती हैं इनको अवॉइड करना चाहिए। इसकी बजाय आप पिक्चर्स फॉर्म में रख सकते हैं, उनके दोष नहीं होते। तो पहले तो मूर्तियों को आप मत रखिएगा। मूर्ति यदि रखनी है तो छोटी साइज की रखिएगा, 2 इंच 3 इंच वाली आप साइज ले सकते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि लोग घरों में जैसे कि महापुरुष की मूर्तियाँ लगाते हैं या फिर तस्वीरें लगा देते हैं, तस्वीरें की बात कर रहा हूँ मैं, और भगवान की भी तस्वीरें लगाते हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे मैम। मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि भगवान की तस्वीरें कहाँ लगानी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि बेडरूम में भगवान की तस्वीर लगाना सही है या गलत है? अब 3 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। पहला, 9 साल से नीचे के बच्चों के रूम में, ठीक है, उनका बेडरूम। ओल्ड पर्सन जो कि सात्विक है, ठीक है, क्योंकि ओल्ड पर्सन भी कई टाइप के होते हैं। हाँ, बिल्कुल, समझ गया मैं। तो सात्विक ओल्ड पर्सन, राइट, और साधु, ये तो वो 3 कैटेगरी हैं जो अपने बेडरूम में कहीं भी भगवान लगा सकते हैं। ठीक है। ये 3 वो कैटेगरी हैं। आप बच्चों के रूम में आप पूजा स्थल भी बना सकते हैं, लेकिन 9 साल से छोटे होने चाहिए वो बच्चे।
ठीक है। इन 3 के अलावा किसी के भी बेडरूम में पूजा स्थल नहीं होना चाहिए, भगवान की कोई तस्वीर नहीं होनी चाहिए। मैंने अक्सर लोगों के बेडरूम में देखा है और सुना भी है कि जो लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं, जो महिला प्रेग्नेंट होती हैं, वो कान्हा जी की तस्वीर अपने बेडरूम के सामने, बेड के ही सामने लगा लेती हैं। ऐसे बोलते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी है तो कान्हा जी को बार बार देखेंगी तो जो होने वाली संतान है वो ज़्यादा सुंदर होगी या उनमें उनके भाव ज़्यादा होंगे। आपका क्या कहना है? प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है ना, वो ऑप्शनल है, ठीक है। ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। प्रेगनेंसी का जब पीरियड होता है, और कान्हा, देखिए कुछ भगवान हमारे यहाँ ऐसे होते हैं, जैसे कि बेडरूम में राधा और कान्हा की भी पिक्चर कई जगह आपने देखी होगी, ठीक है। हाँ, तो बेडरूम में राधा और कान्हा को तो परमिशन है कि इनकी लोग लगा लेते हैं तो वो चल जाता है, क्योंकि आप उनको एक अलग रूप में देख रहे हैं, ठीक है। सिमिलर वे में कान्हा का जो बाल गोपाल रूप है वो बहुत अच्छा मानते हैं। उस पर्टिकुलर टाइम पर जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसका थॉट प्रोसेस सिर्फ अपने बच्चे के ऊपर केंद्रित होता है। जब बच्चे के बारे में वो सोच रही होती है और वहां से जब वो कान्हा को देखती है तो उसके माइंड में एक पॉजिटिव थॉट आते हैं, वो चंचलपन और कान्हा की जैसी शरारतें या कुछ है, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी का थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाता है। तो एट दैट ड्यूरेशन आप लगा सकते हैं। मतलब इस केस में आप, इस केस में यस ऑफ कोर्स आप लगा सकते हैं। और प्रेग्नेंट लेडी का जैसे मैंने बताया कॉन्सेप्ट अलग हो गया वहां पर। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं जो ज्यादा, जैसे कि आपने बताया सात्विक के अलावा कुछ ऐसे जो युवा हैं और कान्हा जी को या बाकी बिहारी जी को ज्यादा मानते हैं, और वो वही माला, वही कपड़े, रूम में भी वही सब कुछ, ये सारी चीजें हैं। अब ये इसमें भी कुछ वास्तु का कुछ कॉन्सेप्ट होता है? देखो, इसमें वास्तु का तो नहीं, बट ये बहुत बड़ा एक दोष होता है। कान्हा का तो ठीक है, मैंने देखा होगा शिव भोलेनाथ का आपने टैटू बनवा के रखे हुए हैं, हाथ में आपने टैटू बनवा के रखा है, आप किसी भी जगह पर आप टैटू बनवा के रख रहे हैं। हम हिंदू, हम सनातनी अपने ही धर्म का एक्चुअली मजाक उड़ाते हैं। इसमें लोगों का कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि जी हम तो श्रद्धा रखते हैं, हम ये रखते हैं। आप एक सात्विक पर्सनालिटी हैं, आप ठीक है, आप धारण कर सकते हैं, लेकिन हर चीज के कुछ नियम कायदे होते हैं। उन नियम कायदों से आप बाहर जाएंगे तो उसके बाद उसके इफेक्ट भी आपके ऊपर आएंगे। सबसे पहली बात तो मैम ये है कि अक्सर देखा गया है कि जैसे कि आप भी बताते हैं कि कहीं जाते हैं, किसी के फ्लैट्स में जा रहे हैं, किसी के घर पे जा रहे हैं, तो वहाँ कुछ वास्तु दोष होता है। तो क्या ऐसा भी संभव है कि बिना तोड़ फोड़ के घर में उस वास्तु की रेमेडी की जा सके या उस वास्तु दोष का निवारण किया जा सके? सो यस, बिना तोड़ फोड़ के संभव है। मैंने खुद से ही मोर देन 10,000 अपार्टमेंट कर लिए होंगे अभी तक, और किसी में भी एक सिंगल ब्रिक को भी यहाँ से वहाँ नहीं किया है। और बहुत सारे लोगों के माइंड में ये होता है, जब भी लोग कॉल करते हैं तो वो डरते हुए करते हैं और आगे से ही वो बताना शुरू कर देते हैं कि मैम अपार्टमेंट में हैं, यहाँ तो कुछ तोड़ फोड़ हो नहीं सकती है, हम ये चाह रहे हैं कि छोटा सा कुछ वास्तु हो जाए। वो अपने मन से वो बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि यदि आप अपार्टमेंट में हैं तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी बिना तोड़फोड़ के मिलेगा। आपको सिर्फ 3B को याद रखना है कि 3B को आप अप्लाई करेंगे तो आपका अपार्टमेंट पूरी तरीके से वास्तु कंप्लाइंट हो जाएगा। पहला B है बांधना, दूसरा B है बदलना, और तीसरा B है बैलेंस करना। अब बांधना क्या है? मान लीजिए कि अलग जगह पर, गलत जोनिंग में आपका टॉयलेट है, ठीक है, तो वहां पर बांधना मीन्स उसकी जो रेमेडीज होती है, चाहे वो स्ट्रिप के थ्रू या कुछ स्टड या जो भी लोग जिस तरीके से रेमेडीज करते हैं, तो उसको हम बांध देते, वो जो नेगेटिव एनर्जी है उसको वहीं के वहीं पर बांध देना है। दूसरा है बदलना। बदलना मीन्स आप गलत जगह पर बैठे हुए हैं, गलत जगह पर आपने आपका बेडरूम है या बेड या स्टडी की टेबल है, गलत जगह पर आपने अपनी पिक्चर्स डाली हुई हैं, गलत जगह पर, गलत जोन पर आपने चीजें रखी हुई हैं, तो आपको बदलना, आपको उस जगह को बदल देना है, आपको स्पेस को, मान लीजिए ये चेयर आपकी गलत जगह पर है, इसको शिफ्ट कर देना, ठीक है। सो दैट इज अ सेकंड B। थर्ड है बैलेंस करना, जहां पर ये दोनों चीजें ही संभव ना हो, ना ही आप बदल पा रहे हैं, ना ही उसको बांध पा रहे हैं। कुछ ऐसे एरिया हैं जो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, उनको हम कलर के थ्रू बैलेंस करते हैं। सो तीसरा ये बैलेंस करना। इन 3B को करवा के अपार्टमेंट का 100% वास्तु का रिजल्ट आप ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन और आया
कि घर में कौन सा कलर वास्तु के हिसाब से सबसे परफेक्ट होता है? ओके, ये एक कलर है। यदि किसी को किसी भी वास्तु कंसल्टेंट की सलाह नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तो एक कलर मैं आपको बता रही हूँ, क्रीम कलर, ऑफ वाइट कलर। ऑफ वाइट कलर आप आंख बंद करके पूरे घर में करिएगा, आपको बहुत कमाल के रिजल्ट आएंगे। और मेरे ख्याल से यदि कोई भी दोष होंगे तो वो उतना लेवल का निकल के नहीं आएंगे। सो दिस इज द कॉमन कलर जिसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। लाल कलर जो होता है, लाल कलर का घर में अगर पेंट करना, ये उसका भी कुछ दोष है या कुछ? देखिए, लाल कलर यदि साउथ तरफ आप कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कलर से मुझे एक बात याद आती है, बहुत सारे लोग रील्स देख के, अगेन उन्होंने रील्स देखा कि साउथ में या साउथ ईस्ट में लाल कलर करो तो बहुत पैसे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि कलर को, जैसे मैंने आपसे कहा कि कलर का यूज हम बैलेंस करने के लिए करते हैं। यदि ऑलरेडी आपका साउथ बैलेंस है और आपने वहां रेड कलर कर दिया तो आपने बढ़ा दिया उस साउथ को, ठीक है। वहां पर उससे रिलेटेड नेगेटिव चीज आने लगेगी, एग्रेशन घर में बढ़ जाएगा। और साउथ मंगल को भी रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है कि आप बैठे हुए अच्छे घर को बिगाड़ लें, और लिटिगेशन भी साउथ से ही आता है। जो कानूनी से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, वो कानून की से रिलेटेड समस्याएं मंगल से आती हैं, साउथ से आती हैं। अच्छा, किसी घर में मान लो मल्टीपल कलर हो, क्योंकि ये सारी चीजें मैं रिलेट कर रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। किसी घर में मल्टीपल कलर हो, जैसे कि मेरा घर है, हम 7 भाई हैं, सबके अलग अलग रूम है, सबके रूम के अलग अलग कलर हो रखे हैं, और रूम के अंदर भी किसी वाल पे कुछ डिजाइन है, किसी वाल पे कुछ डिजाइन है। इस केस में क्या करेंगे? उन सबके इफेक्ट आ रहे होंगे आपके ऊपर। अच्छा, यदि बाय डिफॉल्ट आपने कोई अच्छी जगह पर कोई कलर कर लिया होगा तो उसके पॉजिटिव आ रहे होंगे। समटाइम कुछ मल्टीपल कलर अपने आप में ही बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा कि किस वॉल पे कौन सा, या आप प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं। अब तो ये तो सब मैम लाइफ में तो ये ग्राफ चलता रहता है। हाँ, ये बड़ा कॉमन सा चीज है कि लोग ये कहते हैं कि जी प्रॉब्लम तो आएंगी। नहीं, ऐसे नहीं है। कुछ चीजों को हम खुद भी इनवाइट करते हैं कि यही चीज है। आम आदमी इस चीज को कैसे चेकआउट कर पाएगा, कैसे समझ पाएगा कि ये प्रॉब्लम मैंने जानबूझ के बुला ली, या ये जो मुसीबत थी मैंने खुद ही मोल ले ली? देखो, पहला तो एक बेसिक सा है कि यदि आपने कोई भी इंसान, अब मैं आज उन लोगों के लिए ये चीज बताती हूँ कि कई बार आपने देखा होगा लाइफ अच्छी खासी चल रही होती है, ठीक है, एंड सडनली आपको लगता है कि अरे यार प्रॉब्लम आ गई है, अच्छी खासी लाइफ थी। उनको मैं हमेशा कहती हूँ कि आप देखो कि घर में चेंज क्या किया है। मेरे एक क्लाइंट हैं, उनका मैंने करीब 4 साल पहले वास्तु वाइज उनका घर कर दिया। उनको अच्छी ग्रोथ हुई, प्रमोशन हो गया, सब कुछ हो गया, सब बढ़िया चल रहा था। पर होता ना, हमारी एक इंसान की फितरत होती है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता तो हमें लगता है कि यार सब कुछ तो है, फिर वो चीज़ को भूल जाते हैं हम, ठीक है। एंड देन उन्होंने सोचा कि यार क्या किया जाए, बहुत दिन से वही घर है, वही ये है, सब पैसे वैसे सब हैं अच्छे, तो वो चेंज करवाया जाए। उन्होंने उठाया और कुछ पेंटिंग्स नई ऑर्डर कर ली, क्योंकि अब वो बोर हो गए थे उस घर को देख देख के, है ना। तो उन्होंने नई पेंटिंग्स ले ली, उन्होंने जो लाइटिंग्स हैं लाइटिंग्स को लगा लिया, उन्होंने कुछ चीजें अपनी चेंज कर ली, ठीक है। उसके बैड इफेक्ट आए उनके ऊपर बैड इफेक्ट आए, और करीब 3-4 मंथ के बाद बैड इफेक्ट आए। और देन अच्छा, उस समय तक तो उनको फील भी नहीं हुआ। फिर जब ज्यादा बढ़ गया तो उन्होंने मुझे कॉल किया, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कुछ चेंज किया है क्या घर में? तो कहते नहीं, बाकी तो कुछ नहीं किया, बट कुछ पेंटिंग्स ऑर्डर कर दी थी तो उनको लगा लिया है, और बच्चों ने ना जो लाइट है दीपावली में वो लगा ली है। तो ये होता है कि जब आपकी लाइफ में, देखिए नॉलेज, अब ये भी कह सकते हैं आप कि इसका मतलब तो कोई कुछ भी ना करे बट ये है कि जो भी काम करें आप एक नॉलेज के साथ करें। वहाँ इसका ये परफेक्ट तरीका हो सकता है कि कोई भी काम करें तो उसको एक बार देख लें। जब मैं किसी के यहाँ जब वास्तु करने जाती हूँ तो मैं मार्किंग कर देती हूँ। मैं हमेशा मार्किंग कर देती हूँ, क्योंकि आपका घर तो सेम रहने वाला है ना 10 साल तक। तो मैं मार्किंग कर देती हूँ कि यहाँ पर ये वाले कलर पॉजिटिव हैं, ये वाले कलर निगेटिव हैं, बस उनको ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, इस रूम में मैंने कहा है कि ये 4-5 कलर आप यूज कर सकते हैं, तो आप चेंज कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं, बट उसी सेगमेंट में आप रहिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, जी वास्तु करवा लिया तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, नहीं, नॉट लाइक दैट। आप करिएगा, आपके पास जो ऑप्शन है उसी में से ही आप करिएगा।
मैम अभी हम घर की बात कर रहे हैं कि घर का वास्तु कैसा होना चाहिए, तो मेरे मल्टीपल क्वेश्चन है, 1 बाय 1 करके मैं आपसे पूछ लेता हूँ। शुरुआत करते हैं घर से। घर का द्वार कैसा होना चाहिए और वो द्वार किस दिशा में होना चाहिए? लव, आपका द्वार को डिसाइड करने से पहले हमेशा ही एक मैं एडवाइस दूंगी, आपके जो भी दर्शक हैं उनके लिए एक एडवाइस दूंगी कि आपका काम क्या है। ये जरूर नोटिस करिएगा कि आपका काम क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है। आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, आप प्राइवेट में हैं, आपकी शॉप है, आपकी इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज लोहे की है या आप फायर का काम करते हैं। आप पहले ये डिसाइड करिएगा कि आपका काम क्या है। ठीक है। दूसरा आपका ये है कि जिसके नाम पर आप घर ले रहे हैं, या मोस्टली मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 लोगों में सारे लोगों के लिए एक कॉमन फैक्टर कौन सी चीज है? एक कॉमन फैक्टर कौन सा प्लेनेट है जो कॉमन है? ठीक है। तो उसको हम निकालते हैं और उसके डायरेक्शन के हिसाब से वो द्वार उनके लिए बेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए देती हूँ। किसी का मर्क्यूरी आपका भी अच्छा है, बच्चे का भी अच्छा है, हस्बैंड वाइफ दोनों का अच्छा है, क्योंकि सारे मिलना तो मुश्किल है। बट मान लीजिए 10 लोग हैं घर में, तो कम से कम 7-8 लोगों का वो कॉमन फैक्टर हो कि जिसके लिए ज्यादा वो बुरा ना हो, अच्छा ना हो चलेगा, लेकिन बुरा नहीं होना चाहिए वो द्वार। ठीक है। तो उस फैक्टर में अब आपने एक डायरेक्शन निकाल लिया कि जी मुझे नॉर्थ, मर्क्यूरी जो है नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो आपने एक निकाल लिया कि मुझे नॉर्थ फेसिंग घर चाहिए है। ठीक है। अब आपने ढूंढना शुरू किया नॉर्थ फेसिंग घर में, तो एग्जैक्ट नॉर्थ में यदि आपको फेस मिल जाए तो ये बेस्ट है आपके लिए। कुबेर का पद यहाँ पर मिल जाए और भी अच्छा है। तो एग्जैक्ट, अब यदि जो देख रहे हैं उनको मैं बताती हूँ, 0 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री का, 180 डिग्री का, 270 डिग्री का, इसके आसपास जिसके भी मैन एंट्री होगी वो बहुत खुशहाल होगा, तरक्की कर रहा होगा। कुछ वास्तु कंसल्टेंट बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से कैंसर होता है, तो ये कैंसर नॉर्थ ईस्ट में होने, मतलब इसका रिलेशन कैसा है? कुछ आम लोगों को शायद समझ नहीं आता, तो आप एक बार इसको एक्सप्लेन करिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। ठीक है। अब वहां पर वास्तु पुरुष का सिर है। ठीक है। वैसे तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब जो वास्तु कंसल्टेंट बोलते हैं कि जी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से कैंसर होता है, कैंसर होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी कैंसर होता है, कैंसर होता है। एक वो उन्होंने लाइन पकड़ ली है और दे स्टार्टेड सेइंग कि जी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ही मीन्स कैंसर होगा, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ही मीन्स कैंसर होगा। ठीक है। इनमें से किसी ने ये नहीं बताया कि क्यों होगा। हाँ, शायद अभी तक किसी ने नहीं बताया। इसमें से किसी ने ये नहीं बताया कि क्यों होगा। ठीक है। आज मैं दोनों एस्पेक्ट से आपको बताऊंगी, एस्ट्रो एंड वास्तु। ठीक है। यदि मैं कैंसर की डेफिनेशन समझूं तो कैंसर क्या है? एक सेल्स में ऐसी ग्रोथ जो अनलिमिटेड ग्रोथ यू कैन से, बहुत मल्टीपल लेवल पे जो सेल्स ग्रोथ होने लगती है वो कैंसर का रूप लेती है, उसको कैंसर बोलते हैं। ठीक है। और धीरे धीरे वो मल्टीपल ग्रोथ जो है अदर ऑर्गन में भी स्प्रेड होती जाती है। सो दिस इज द कैंसर, जो आम भाषा में यदि मैं कह सकती हूँ कि ये कैंसर है। ठीक है। मल्टीपल ग्रोथ मीन्स एक सेल की लिमिट कम होनी चाहिए, लेकिन अब वो मल्टीपल लेवल पे बढ़ रही है। ठीक है। तभी वो ट्यूमर का फॉर्म ले लेती है। जब वो ग्रोथ होती है तो ट्यूमर का फॉर्म ले लेती है। ठीक है। क्योंकि उतना स्पेस ही नहीं है उसको फैलने के लिए, तो वो ऊपर आने लगती है, ट्यूमर का फॉर्म हो जाता है। ठीक है। अब यदि एस्ट्रोलॉजिकल हम देखते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल में मल्टीपल ग्रोथ देता है जुपिटर। ठीक है। गुरु जो ग्रह है ये ग्रोथ देता है। सबसे बड़ा प्लेनेट जो है वो गुरु है, गुरु ग्रोथ देता है। ठीक है। अब मैं वास्तु के हिसाब से बताती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट क्या है। नॉर्थ ईस्ट गुरु है। नॉर्थ ईस्ट को गुरु जो ग्रह है वो नॉर्थ ईस्ट होता है। ठीक है। तो एक ये कॉम्बिनेशन आपका हो गया। ठीक है। टॉयलेट क्या है? टॉयलेट इज अ राहु। टॉयलेट इज अ राहु। कुंडली में यदि गुरु और राहु एक साथ किसी भी जगह पर बैठे हों तो उसको गुरु चांडाल योग बोलते हैं। अपने आप पे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये बहुत डेंजरस योग है। गुरु चांडाल योग बोलते हैं। मीन्स गुरु की जितनी भी अच्छाइयां हैं वो उसने खराब कर दिया। राहु आप ग्रे साइड में आप कह सकते हैं, और जो जुपिटर है उसको अच्छी साइड में कह सकते हैं।
ठीक है, एक ग्रे वाला है, कैरेक्टर वाला पर्सन है, और एक बहुत सात्विक पर्सन है। इन दोनों का मिश्रण ये साथ में आ गए हैं, तो अपने आप में इसने खराब कर दिया। ठीक है, तो अब ग्रोथ का कारक गुरु, उस पर आपने टॉयलेट बना दिया। ठीक है, उस पर आपने टॉयलेट बना दिया, तो आपने गुरु जो ग्रह है उसको दूषित कर दिया। जब गुरु ग्रह को आपने दूषित कर दिया तो उसने कई सारी बीमारियां शुरू कर दी। तो सिर्फ यहाँ पर ये कहना थोड़ा सा गलत होगा कि सिर्फ कैंसर होता है। आपको ब्रेन से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो सकती है। पैरालिटिक अटैक जो आते हैं उसका रीज़न भी ये होता है। कई बार कुछ नर्व्स दब जाती है, कई बार आपने सुना होगा कि ब्रेन में कोई कीड़ा आ गया है या कुछ हो गया है, तो ये सारी चीज़ों रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ब्रेन जो है बहुत सेंसिटिव पॉइंट है, और नॉर्थ ईस्ट इसलिए बहुत सेंसिटिव पॉइंट है। पूरे घर में नॉर्थ ईस्ट इसलिए सेंसिटिव पॉइंट है। तो दिस इज द रीजन कि वो कुछ ना कुछ बीमारियां जरूर देता है। तो यहाँ पर जितने लोग ये कहते हैं कि डायरेक्ट बोल देते हैं कैंसर होगा, तो शायद ये चीज़ सही नहीं है। जैसे कि आपने अभी एक्सप्लेन किया, इसको एकदम क्लियर कट करके बताया कि और भी डिसीज हो सकती हैं, और डिसीज क्यों होती है उसके पीछे का आपने कारण बताया। तो मैम यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है, क्या कैंसर तभी होगा जब नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा? नहीं, कैंसर कई टाइप के होते हैं, और ये इतना फैला दिया गया है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो कैंसर है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो कैंसर है। इतना फैल चुका है। मेरे अभी 3 मंथ पहले मुझे एक क्लाइंट ने बुलाया हुआ था। वहां जाने के बाद, विजिट करने के बाद मुझे पता चला कि उनकी वाइफ को कैंसर है। ठीक है, उनके माइंड में था कि शायद नॉर्थ ईस्ट में मेरे यहाँ टॉयलेट है इसलिए कैंसर है। उनको स्टमक का कैंसर था। अच्छा, ठीक है, उनको स्टमक का कैंसर था। अब मैंने सारा उनका घर देखा। घर देखने के बाद मुझे ये पता था कि यहाँ पर है नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं है। सारा मेरे पास मैपिंग थी और सब कुछ था। हाँ, उनका नॉर्थ ईस्ट जो हेल्थ वाला एरिया है वो बिगड़ा हुआ था। कुछ कुछ चीज़ें बिगड़ी हुई थी। वो जहाँ सो रही थी वो भी ठीक था, बाकी सारी चीज़ें लव ठीक थी, सब कुछ वहाँ पर ठीक था। ठीक है, इवन नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट भी नहीं था। एंड अब मैं वहाँ आकर थोड़ी देर के लिए बैठ गई, क्योंकि मेरा हमेशा होता है कि जब भी मैं विजिट करती हूँ तो क्लाइंट से डिस्कशन चलता है मेरा, और मैं बात करती हूँ। इट्स नॉट लाइक कि मैंने ब्लाइंडली बोल देना अपने क्लाइंट को कि जी यहाँ पर टॉयलेट है, इसके कारण आपके यहाँ वो सिम्टम्स दिख रहे हैं। नहीं, जब तक मुझे सिम्टम्स मैच नहीं करेंगे तब तक मैं उस प्रोसेस को आगे बढ़ाती ही नहीं हूँ। अब जब मुझे लगा कि इनको प्रॉब्लम तो है, पर इस घर से वो रिलेट ही नहीं कर रही है वो प्रॉब्लम। मेरे माइंड में बार बार आ रहा था प्रॉब्लम है पर इस घर से रिलेट नहीं कर रही है। देन आई आस्क्ड, मैं उनके पास जब बैठी तो मैंने उनसे पूछा कि कोई और घर भी आपने परचेज किया है? तो फिर उन्होंने बताया मुझे कि करीब 10 साल पहले उन्होंने एक घर लिया था। ठीक है, और जब लिया हुआ था उनके फादर एक्सपायर हो गए थे। 10 साल तक उस घर में कोई पूजा पाठ, गृह प्रवेश कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा अभी कुछ टाइम पहले मैं वहाँ गया हुआ था और रेंट पर उठाने के लिए, मैंने क्लीनिंग करवाने के लिए उस घर में गया हुआ था। टोल्ड मी। तो मैंने उनसे पूछा कि किस मंथ में आप गए थे? उन्होंने बताया कि इस मंथ में गया था। फिर मैंने पूछा आपको ये कैंसर कब डायग्नोस हुआ? तब वो एकदम से शॉक थे, क्योंकि जिस मंथ में वो गए थे उसके करीब मेरे ख्याल से 20 डेज के बाद इनको ये कैंसर डायग्नोस हुआ। अब इसके बाद उनके सिस्टर भी बैठी हुई थी एंड शी स्टार्टेड। अब देखिए, जब आप उस जगह पर क्लाइंट को लेके जाते हैं तो वो सोचना शुरू करते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने बोला, अपने जो उनके जीजा जी हैं उनको बोला कि आप लास्ट ईयर भी वहाँ गए थे कुछ काम करने के लिए, और उसके आने के बाद आपका ऑपरेशन हुआ था। तब उनको एकदम से क्लियर समझ में आने लगा कि जितने बार वो उस घर में जा रहे थे वो वहाँ से बीमारी लेके आ रहे थे। तो सिर्फ ये सोच लेना कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो कैंसर हो गया है, या कैंसर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट से आएगा, ऐसा नहीं है। ओके, हाँ। अच्छा, मतलब यहाँ से कंक्लूजन ये निकल रहा है कि आपके अगर मल्टीपल घर हैं तो दूसरे घर भी आपको अफेक्ट कर सकते हैं। यस, ऑफ कोर्स। ये बहुत कम लोगों को पता है। लोगों को ये लगता है कि जी हम जिस घर में रह रहे हैं वहाँ से ही आपके रिजल्ट आ रहे हैं। समटाइम्स देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिनके 4-4, 5-5 फ्लैट्स हैं या कोठियाँ हैं उनकी,
बहुत सारे फ्लैट्स हैं उनके या कोठियां हैं, तो देखिए सारे घर के इफेक्ट नहीं होते। यदि वहाँ पर रेंट पर आपने दे के रखा हुआ है, टेनेंट है, तब तक आपके ऊपर अब उसके बाद कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन जब तक वो घर आपके खाली हैं या ऑन कर रहे हैं ऑन कर रहे हैं, देखिए ऑन तो आप जो रेंट पर आपने दे दिया उसको भी ऑन कर रहे हैं, लेकिन आप शायद यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, क्योंकि ऑनरशिप अब जो एड्रेस है वो आपका जो टेनेंट है उसका भी हो गया है वो, ठीक है। लेकिन जिस घर को आपने खाली और बंद करके छोड़ दिया है वो भी इफेक्ट करेगा, वो इफेक्ट करेगा। इवन लव इतना ज्यादा वो इफेक्ट करता है कि यदि आप जिस घर में रह रहे हैं और आपने कोई घर ले लिया है, इससे रिलेटेड एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मेरे एक क्लाइंट का कॉल आया और वो बोलते हैं, उन्होंने बताया कि कुछ लिटिगेशन का कुछ मामला उनका स्टार्ट हो गया था। राइट में कॉल आया तो उनका घर मैंने 3 या 4 साल पहले किया हुआ था वास्तु से। फिर जब उनका कॉल आया तो मैंने उनसे पूछा, पर्टिकुलर कुछ एरिया होते हैं जहाँ से लिटिगेशन आता है, जहाँ से कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मैंने वहाँ से उस पर्टिकुलर डायरेक्शन का उनसे बोला कि आप 2 या 3 जगह का मुझे वीडियो बना के सेंड करिए। फिर मैंने उनसे पूछा, आपने कुछ किया है क्या, कुछ चेंजेस किए हैं क्या? तो उन्होंने मुझसे कहा कि जी आपको पता है कि आपसे पूछे बिना मैं कोई चेंज नहीं करता हूँ या कुछ नहीं काम करता हूँ। तो ये मुझे आइडिया था। उन्होंने जो वीडियो भेजा वो भी मैंने देखा, वो भी साफ सुथरा, जो वहाँ पर कुछ एंटी एलिमेंट कुछ ऐसा नहीं था कि जो जिससे मुझे डाउट क्रिएट हो। पत्री में भी इस लेबल का कुछ ऐसा मुझे नहीं दिख रहा था कि जिसके कारण कुछ उनके ऊपर सडनली कुछ ये चीज़ें आ जाएं, लिटिगेशन की आ जाएं। देन मैं मतलब नाइट में फ़ोन था एंड मैं पूरी रात कहीं ना कहीं से माइंड में ये चीज़ थी कि क्यों आया इनका, मॉर्निंग बिल्कुल थॉट प्रोसेस में वो चल रहा था। देखिए क्लाइंट से आप बहुत जुड़े हुए होते हैं, जब आपके जो क्लाइंट होते हैं। यस, हाँ। सो जब मैं मॉर्निंग में उठी तब मैंने उनसे बोला, मैंने उनसे पूछा आपने कोई नया घर लिया हुआ है क्या? तो वो कहते हैं हाँ मैम लिया हुआ था, लास्ट ईयर लिया था, लेकिन अभी 3 महीने पहले पोजीशन मिला है, लेकिन वो अहमदाबाद में है। यहाँ होता तो ऑफ कोर्स मैं आपको दिखाता, पर अहमदाबाद में है तो इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया। तो मैं कहते हैं कि अब उसके ऊपर इंटीरियर का काम चल रहा है। उन्होंने मुझे बताया कि अब उसके ऊपर इंटीरियर का काम चल रहा है। तो मैंने कहा कि आप एक काम करिएगा, जो आपके आर्किटेक्ट हैं उनसे ड्राइंग मंगवाइएगा और अभी काम रुकवा दीजिएगा। तो मैंने काम रुकवा दिया, उनकी ड्राइंग मंगाई। ड्राइंग देखने के बाद एग्जैक्ट जो वहाँ पर प्रॉब्लम थी वो उस घर में थी। अच्छा, जो लिटिगेशन की प्रॉब्लम थी उनके अहमदाबाद जो अभी उनको पोजीशन मिला था जिसके ऊपर काम चल रहा था, उस घर में लिटिगेशन की प्रॉब्लम थी और वो लिटिगेशन इनके ऊपर आ गया। तो फिर मैंने टेम्परेरी रेमेडीज इनको बताई, इनको फ़ोन पर ही गाइड किया कि आप जाके आर्किटेक्ट उनसे मेरी बात करवाइएगा, मैं उनको टेम्परेरी रेमेडीज़ गाइड करती हूँ। फिर उन्होंने टेम्परेरी रेमेडीज़ किया और उसके बाद उनको लव मैं आपको बताऊँ कि तीसरे दिन उनका मैसेज आ गया कि मैम जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। अक्सर मैम मैं सोशल मीडिया पर रील देखता हूँ कि साउथ ईस्ट में टॉयलेट बनाते हैं तो ये इशू आ जाएंगे, कोई बीमारी के इशू आ जाएंगे, मनी के इशू आ जाएंगे या कोई फैमिली रिलेशन के इशू आ जाएंगे। तो साउथ ईस्ट में टॉयलेट बनाना क्यों इतना दोषपूर्ण माना जाता है? लव एक्चुअली क्या है कि साउथ ईस्ट जो होता है, साउथ ईस्ट कोई भी जंक्शन पॉइंट है, जैसे मैंने वास्तु पुरुष के बारे में आपको बताया है, तो यदि मैं जंक्शन पॉइंट के बारे में बात करूं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये हो गए जंक्शन पॉइंट। ठीक है, जब जंक्शन पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी या एंटी एलिमेंट या टॉयलेट होना हमेशा ही खराब होता है। साउथ ईस्ट रिलेट करता है मनी से, रिलेशन से नहीं करता है, मनी से रिलेट करता है। मनी से रिलेट करता है तो जितने भी आप देख रहे होंगे कि बिजनेस, आज का जो जनरेशन है या आज का जो टाइम है, मनी के बिना हम काम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एक तो हेल्थ हुआ, दूसरा मनी हुआ। ठीक है, सो यहाँ पर जब भी टॉयलेट आता है तो टॉयलेट की एक्टिविटी होती है किसी भी चीज़ को फ्लश आउट कर देना, बाहर कर देना। ठीक है, अब साउथ ईस्ट जो है ये मनी, इसका संबंध मनी से है, क्योंकि यहाँ पर जो देव हैं सविता, सवित्र, अनिल, आकाश,
ये सब कहीं ना कहीं पैसे से रिलेट होते हैं। कोई फंडिंग कलेक्ट करवाता है, कोई कुछ करवा देता है, बट ओवरऑल यदि देखा जाए एक शब्द में मैं ये कहूँ तो इनका संबंध पैसे से होता है। ठीक है। अब जब यहाँ पर आप किसी भी पद पर, इन 4 में से किसी भी एक पद पर टॉयलेट आ जाता है तो उस पद से रिलेटेड एक्टिविटी आपकी शुरू हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि जी पैसे अटक गए हैं, ठीक है, आ ही नहीं रहे हैं। बिजनेस वालों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है साउथ ईस्ट का टॉयलेट। पैसे अटक गए हैं, या फिर आपका ये हो गया है कि आपको फंडिंग ही नहीं मिल रही है, आपको पैसे चाहिए है, आपको चीज़ें चाहिए, आपको फंडिंग ही नहीं मिल रही है, या पैसे आप कितना भी कुछ कर रहे हैं पर पैसे बच ही नहीं रहे हैं, आप पैसे आप आ नहीं रहे हैं बिजनेस में, तो वहाँ पर सीधा साधा संबंध जो होता है साउथ ईस्ट से होता है। तो इसलिए साउथ ईस्ट का टॉयलेट भी खराब माना जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, काफ़ी डाउट्स जो हैं आपके क्लियर हुए होंगे। अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपकी लाइफ में कुछ वास्तु से रिलेटेड कुछ ठीक नहीं हो रहा, आपके इंट्यूशन अगर ऐसा लग रहा है कि शायद वास्तु करानी चाहिए, तो डिस्प्ले पर आपका मैम का नंबर दिख रहा होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक, सारे जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है मैम के डाल दिए हैं, आप एक बार ज़रूर संपर्क करें। और दूसरी बात ये भी है, इसके अलावा अगर मान लीजिए आपकी कोई डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन माइंड में आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कमेंट में क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपको उन सारे क्वेश्चनों के डाउट हम मैम के थ्रू आपको प्रोवाइड कराएंगे। मैम आप प्रॉपर सारे जो भी डाउट्स रहेंगे बच्चों के या फिर जो भी ऑडियंस है उनके आप डाउट प्रॉपर आप बताइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है मैम। थैंक यू लव।